चलो तो चालू करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि 7 तारीख को सबको वोट डालना है, ठीक है, क्योंकि आपका वोट बनेगा लोकतंत्र की जान। समझ में आया? तो आपको वोट डालना है। और समझ में आया, जब भी घर जाओगे तो चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो किसी को नहीं चिढ़ाना है, तय बीजेपी मैं कांग्रेसी ऐसा करके नहीं चिढ़ाना है ना, क्योंकि ये जो है लोग क्या हो रहे हैं कि तय बीजेपी मैं कांग्रेसी करके एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को बैरी बना रहे हैं, और चुनाव के बाद जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वही नेता एक साथ घूम फिर रहे हैं। समझ में आया? तो चुनावी वजह से अपने आपसी रिश्तों को खराब नहीं करना है। चलिए आइए पढ़ते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना है, पहले समझना है ना। तो देखिए, बात करूं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करूं मैं, लोकसभा चुनाव 2024 की बात, तो सबसे पहला पॉइंट जानना है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो लोकसभा का चुनाव कौन से क्रम का चुनाव है? तो ये 18वां क्रम का चुनाव है। कौन से क्रम का चुनाव है? 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ है? 2024 में। तो पहला जानना है 18वीं लोकसभा चुनाव। दूसरा ये जानना है कि ये कितने चरण में हो रहा है। तो ये जो भारत में लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये 7 चरणों में हो रहा है। कितने चरणों में? 7। अब यह चुनाव कब से कब शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 19 अप्रैल से कब तक जी? 1 जून तक। 19 अप्रैल से कब तक चलेगा? 1 जून तक। तो भारत में 7 चरण में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कितने चरण में हो रहे हैं? 3 चरण में। और तीनों डेट याद रखना है। पहला चरण हुआ है 19 अप्रैल को, केवल और केवल एक सीट पर। वो सीट कौन सा है? बस्तर। दूसरा हुआ है 26 अप्रैल को। कब हुआ है? 26। 3 सीटों पर हुआ है। अब ये सीट कौन कौन से हैं? राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। और ये 7 मई को हो रहा है 7 सीटों पर। कितने सीटों पर? 7। अब ये 7 सीट कौन कौन से हैं? तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो ये 7 सीटों पर हो रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट कब आएगा, चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आएगा 4 जून को आएगा। कब आएगा? 4 जून को। तो 1 जून को चुनाव समाप्त होगा, अंतिम चरण 7वां चरण। और रिजल्ट कब आएगा जी? 7 जून को। तो 3 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि चुनाव किस में हो रहा है? ईवीएम में हो रहा है। किस में हो रहा है? ईवीएम में। इसलिए बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाएगा। अगले जानकारी की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो हो रहे हैं 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो ये डेट याद रखना होगा हमें। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक के ये सारे डेट याद रखने होंगे, क्योंकि यदि आप कितना भी मेहनत करो, कोई कठिन सवाल पूछ दे तो वो भी आपसे बनना चाहिए। तो सुनिए, 7 चरण के बारे में डेट को चप्पा चप्पा हमें पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो सुनिए, पहला चरण हुआ है 19 अप्रैल को। कब हुआ है? 19 अप्रैल को। और इसी की तुलना मैं छत्तीसगढ़ में करते चलूं तो पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ है, जिसमें भारत में पूछा जाए कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो भारत में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है जी? 102। तो ये सर्वाधिक सीट पर चुनाव हुआ है, इसलिए याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कितने सीटों पर हुआ है? 1 सीटों पर। छत्तीसगढ़ में जो तीन चरण में चुनाव हो रहा है, उसमें सबसे कम सीटों पर चुनाव किस चरण में हुआ है? पहला चरण में। अब वो कब हुआ था? 19 अप्रैल। भारत में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव कब हुआ है? 19। कितने सीट? तो जिस चरण में पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ, उस चरण में छत्तीसगढ़ में सबसे कम सीटों पर चुनाव हुआ है। ये दोनों कथन याद रखना होगा। दूसरा चरण की बात किया जाए तो दूसरा चरण कब है जी? 26 अप्रैल को। भारत में 89 सीटों पर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में कितने सीटों पर हुआ है जी? 3 सीटों पर। छत्तीसगढ़ में कितना? 3। तीसरा चरण 7 मई को भी छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, तो 7 मई को छत्तीसगढ़ में ये कितने सीटों पर होगा? 7। तो ये जो शुरू के 3 चरण है,
पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर चुनाव क्या हो जाएंगे, संबंध। तो 7 चरण में से कितने चरण का संबंध छत्तीसगढ़ के सीटों से था, तो 3 सीट। कौन कौन से हैं, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई। ये 3 शुरू के 3 याद करना सबको जरूरी है। उसके बाद चौथा चरण का चुनाव हुआ है 13 मई को, होगा कितने सीटों पर, 96। पांचवा चरण 20 मई को होगा कितने चरण पर, 49। छठवां चरण होगा 25 मई को कितना जी, 97। और सातवां चरण होगा 1 जून को कितना। तो यहाँ पर ये जो 19 अप्रैल वाले को, इसको इसलिए याद करोगे क्योंकि सर्वाधिक सीटों पर चुनाव किस चरण में हुआ है, पहला चरण में। कब हुआ है, 19। सबसे कम सीटों पर चुनाव कब हुआ है, सबसे कम सीट पर, सबसे कम सीट पर चुनाव कब हुआ है जी। और ये पूछ दे कि मई महीने में कितने चरण में चुनाव हुए हैं, तो मई महीने में कितने जी, 4। 7 चरण हुए हैं, अप्रैल से लेकर कहां तक है, जून तक। इसमें सर्वाधिक चुनाव किस महीने में हुए हैं, मई महीने में। और कितने चरण में हुए हैं, 4 चरण में। तो देखिए ये जो नोट करके कुछ विशेष बात इसको लिख के रखना है। सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 18वीं लोकसभा के साथ साथ इन 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो निम्न में से किस राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होंगे, तो याद रखना उड़ीसा, सिक्किम, क्या याद रखोगे, आंध्र प्रदेश और क्या, अरुणाचल प्रदेश। भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या इस बार है 97 करोड़। क्या जी, पंजीकृत मतदाता कहने का मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जो वोट डाल सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र को पार कर चुके हैं, उनकी संख्या कितना है, 97 करोड़। ये स्पाइन को याद रखना है। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को इस बार घर से ही मतदान करने का क्या दिया जा रहा है, अवसर। तो इसके बारे में इतना याद रखना है। चलिए और सुनिए, सुनो, यहां से प्रश्न पूछता है, लोकसभा की संरचना के बारे में प्रश्न पूछेगा। तो लोकसभा की संरचना के बारे में जानना है। अधिकतम सीटों की संख्या है 500, कितना है जी, 52। और इस 552 में से 530 भारत के सभी राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो 552 में से 530 राज्यों से और क्या है, 20 कहाँ से जी, केंद्र शासित, और 2 क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिसको कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति। अब ये जानना है वर्तमान में चुनाव आयुक्त के बारे में जानना है। तो ये जो राजीव कुमार का नाम तो हर हाल में याद रखना है। ये जो राजीव कुमार है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब ये पहले इसमें 1 सदस्य हुआ करता था, अब इसमें कितने सदस्य हैं जी, 3 में से 1 मुख्य होते हैं और 2 क्या होते हैं, अन्य होते हैं। तो ये जो राजीव कुमार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और ज्ञानेश कुमार है ये निर्वाचन आयुक्त है, और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ये भी क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। ये जानना है। उसके बारे में यहाँ से और क्या विशेष बात जानना है, तो ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होगा जी। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद कितने में है जी, अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में है। ये दो देखिए, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन इसके नियुक्ति करते हैं उसमें 3 सदस्यों की समिति होती है, पैनल होती है। तो ये 3 सदस्य कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति को इन नामों का सुझाव देते हैं, तो एक तो भारत के प्रधानमंत्री, एक कौन जी, भारत के प्रधान। दूसरा नाम जानना है आपको कि विपक्ष का नेता, क्या जानना है, विपक्ष का क्या जानना है जी, नेता। और तीसरा जानना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो 3 पैनल की समिति होती है जिसमें सत्ता पक्ष कहने का मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता मतलब क्या जी,
प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस क्या करते हैं, ये नामों का सुझाव देते हैं, उन्हीं को नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं जी? निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने का होता है? तो यहाँ प्रश्न घुमाएगा, ध्यान से बात सुनना है। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहली पूरी हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लेता हूं मैं भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त बन रहा हूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और मैं बना, मान लो मैं 63 साल की उम्र में बना। कितने उम्र में बना? 63। तो मेरा कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 3 साल, क्योंकि 63 साल हो गया है तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? 65 पार हो जाएगा। तो उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहली पूरी हो। और जो दो जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर कितना वर्ष जी? 62 वर्ष। यही घुमाएगा, 65 में घूमना है। तो जो सीनियर रहेगा, जो प्रमुख रहेगा, वो होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरी हो। और जो निर्वाचन आयुक्त है, जो अन्य है, उनका होना चाहिए 6 वर्ष या कितना? 62 वर्ष। ये जानना है। उसके बाद इसमें और जानना है, ये जो दोनों की नियुक्ति कौन करता है जी? दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या दोनों को राष्ट्रपति हटा सकता है? तो सुनो इसके बारे में। ये जो दोनों का कार्य, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता है। उसको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? महाभियोग। महाभियोग से हटेगा। अब किसके जैसा महाभियोग? तो राष्ट्रपति के जैसा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको जिस प्रक्रिया से हटाते हैं उसी के जैसा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है कि नहीं होता है? ये ऑप्शन में रहता है। तो प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल कहने का मतलब क्या जी? इच्छा अनुसार। तो ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, जबकि ये जो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात इसका मतलब ये समझना है कि निर्वाचन आयुक्त को जो अन्य होते हैं उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? डायरेक्ट हटा सकता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकता। तो दो कथन याद रखना है। पहला, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सही कथन है कि गलत? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सही है। निर्वाचन आयुक्त को बोल रहा हूं ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति चाहे तो डायरेक्ट हटा, लेकिन ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से हटा नहीं सकता है। उसके लिए क्या लाया जाएगा? महाभियोग। आयु के बारे। अब ये जो चुनाव होगा वो कैसा चुनाव होगा जी? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। उसमें सदस्यों की, जो भी लोकसभा के सदस्य है, चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 25 वर्ष। चुनाव लड़ने की आयु के बारे में आपको क्या क्या जानना है तो ध्यान से सुनो। एक तो है कि सदस्य, कोई भी चुनाव में जो सदस्य भाग ले रहे हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उसकी चुनाव लड़ने की आयु को एक पेज में एक जगह में लिखना। पंच के लिए कितना? 21 साल। सरपंच के लिए कितना? 21 साल। बीडीसी के लिए कितना? डीडीसी के लिए कितना? जनपद अध्यक्ष के लिए कितना? जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, विधायक के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30, और ये जानना है राज्यपाल के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए। इससे ज़्यादा न्यूनतम आयु
चुनाव लड़ने की आयु इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो सुनो, अब ये मतदाता की आयु, तो चाहे वो पंच का चुनाव हो, सरपंच, विदेशी, डीडीसी, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी चुनाव में मतदाता की आयु पूछे तो 18 वर्ष याद रखना है। कितना वर्ष याद रखना है? 18 वर्ष। लेकिन एक पॉइंट और, यहाँ वोट डालने की आयु 18 वर्ष, तो इसको कब से ऐसा किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 से ये जो वोट डालने की आयु थी 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया है? 18। अब ये करने वाले, ये जब संशोधन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी। अब ये जानना है, वर्तमान में ये राजीव कुमार जी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो 2-3 नाम और याद रखना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे जी? सुकुमार सेन। अगला जानना है, अगला इसमें जानोगे, अगला इसमें क्या जानोगे? तो सुनो, अगला इसमें ये जानना है कि ये पहला कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 10वें नंबर को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां नंबर वाला। 10वां चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन। कौन थे? टी.एन. शेषन। ये टी.एन. शेषन जी के प्रयास से ही ये जो चुनाव आयोग था, ठीक ना, ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग था ये एक सदस्य वाला था, तो इसके ही प्रयास से इसको क्या कर दिया गया है? त्रिसदस्यीय संस्था बनाया गया है, जिसमें एक क्या होंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त। तो देखो, ये जो हटाने का प्रक्रिया, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, अभी बताया हूँ, समझाया हूँ। और ये जो निर्वाचन आयुक्त है सीधे इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। अन्य का, ये निर्वाचन आयुक्त का पूछे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। चलिए आगे जानना है, आगे हम ये जानेंगे, सुनो, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसके प्रमुख कार्यों की बात किया जाए तो मतदाता सूची तैयार करना जी। क्या तैयार करना? मतदाता सूची। ये सब ऑप्शन में रहेंगे। मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। आप स्वेच्छा से मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकते हैं क्या? नहीं डलवा सकते ना। दूसरा, राजनीतिक दलों का क्या जी? पंजीकरण करना। कौन कौन से पार्टी है वो पंजीकरण करवाते हैं। तीसरा काम है चुनाव चिन्ह का क्या जी? आवंटन। चुनाव चिन्ह का क्या? आवंटन। और चौथा काम है राजनीतिक जो भी दल है या तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा जी? क्षेत्रीय दलों का दर्जा देना। चौथा काम है चुनाव आचार संहिता लागू करना। चुनाव आचार संहिता क्या होता है आगे और बताऊंगा ना। अब देखो, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है अब तक कितने सफल चुनाव करवा चुका है? कितने सफल चुनाव करवा चुके हैं? तो ये जो अभी 2024 में हो रहा है वो 18वां क्या है? जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है। तो ये जो 17 बार ये लोकसभा अर्थात आम चुनाव को क्या करवा चुका है? संपन्न। ये 18वां क्रमांक है, तो इसका तात्पर्य 17 बार क्या हो चुका है जी? सफल चुनाव करवा चुका है। 16 राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवा चुका है, 16 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवा चुका है और 400 से अधिक ये जो राज्यों के चुनाव को क्या करवा चुका है? सफलतापूर्वक करवा चुके हैं। चलिए अगला बात इधर ध्यान से सुनिए। अगला ये जानना है, अगला महत्वपूर्ण जानकारी, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में जानना है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब हुए? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी याद रखना है। अब 25 जनवरी को गठन हुआ है, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? मतदाता को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था?
ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, गठन। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था, सुकुमार सेन को। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। इतना। अब इसके बारे में जानना है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था जी, 19। और छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा का आम चुनाव कब हुआ था, तो कब हुआ था जी, 2000 कब हुआ था, 3 में। ठीक है, या फिर कुछ अन्य होगा तो कमेंट करके बताना करेक्ट उत्तर क्या है। सुनो अगला, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है जी, 324। किस अनुच्छेद में है, 324। ये जो और पूछा जाए तो ये है 324 से 329 में है। किसके बारे में है, चुनाव आयोग के बारे में। 324 से 329 में है। ठीक ना। वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 326। 24 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में है, और 26 में क्या है, वयस्क मताधिकार के बारे में है। सुनो, चुनाव सुधार के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था, और जो भी समिति का गठन किया जाएगा तो जिसको प्रमुख बनाएगा उसके नाम पे वो समिति हो जाता है। समझ में आया। तो चुनाव सुधार के संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। किस समिति का, दिनेश गोस्वामी। और देखो, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। पंचायत चुनाव किसके द्वारा, राज्य। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो सुनो, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये कौन करवाता है। और राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है, केंद्र। राज्य विधानमंडल का कौन करवाता है, केंद्र। और पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, एक बात और जानना है, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को जून 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। और इसके बारे में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर, और राज्य कौन सा है जी, मेघालय की स्थानीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। पहला ऐसा स्थानीय पार्टी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है वो कौन है, एनपीपी। किस राज्य की स्थानीय पार्टी है, मेघालय की। कहाँ की है, मेघालय की। आगे चलिए, आगे अगला जानकारी बताता हूं। देखिए, ये जो चुनाव संबंधित कुछ अनुच्छेद याद रखना है, तो सबसे ज्यादा ये बार पूछा गया है 324। तो 324 का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग रहेगा ऑप्शन में। और निर्वाचन आयोग को ही क्या बोल सकते हैं जी, चुनाव आयोग। सुनो, 324 2 में नया जोड़ा गया है, ये 1993 से नया जोड़ा गया है कि जो एक सदस्य वाली समिति थी उसमें अब कितना सदस्य बना दिया गया है, इसको 3। एक क्या होगा उसमें, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या होंगे जी, अन्य। तो अब ये हो गया है 1 + 2 बराबर कितना, 3 सदस्य। तो इसको जानना है, ये किसमें है जी, अनुच्छेद 324 2 में। 325 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता। आप इस धर्म के हो, वोट मत डालो। आप इस जाति के हो, वोट मत डालो। आपका मूल निवास यहाँ है, वोट मत डालो। या लिंग के आधार पर आप उसे वोट से वंचित नहीं किया जा सकता। ये किसमें बताया गया है, 325 में। 326 पूछा गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो 326 में। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, निर्वाचन होगा, ये कहा गया है। 327 नहीं भी जानोगे चलेगा, लेकिन क्या है, संसद को निर्वाचन संबंधित विधि बनाने की शक्ति दिया गया है। तो भारत के संसद है उसको चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति या अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है, 327। 328 के बारे में जानना है, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। कोई भी राज्य है उस राज्य की विधायिका को उसी राज्य में होने वाले चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसमें दिया गया है, 328 में। और 329 इंपॉर्टेंट है, ये है
निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का क्या किया गया है? वर्जन। वर्जन मतलब होता है निषेध। समझ में आया? तो यहाँ से सब अनुच्छेद को नहीं जानोगे तो 324 को जानना है, 326 को जानना है और 329 को जानना है। इतने को लिख लिख के पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है 324 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग से। चलिए आगे, मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त, यदि मैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या नाम याद रखोगे? सुनो, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो सुनो, इसको याद कैसे करेंगे? एक तो जानना है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या जानना है? तो देखो, चुनाव चिन्ह जानना है, स्थापना जानना है, अध्यक्ष। समझ में? तो सबसे कठिन काम है यहाँ पर ये वाला पॉइंट को याद रखना है, स्थापना को याद रखना है। चुनाव चिन्ह तो सबको पता है जी, लगभग। तो सुनो, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1885 में। 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये किया था। और इसका ये जो चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा, सबको पता है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ है ना। अब देखो, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस के बारे में स्थापना याद करना है 1885, इसको याद रखना है। 1985 भूल से नहीं लगाना है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, इसका स्थापना जानना है। इसका स्थापना 1964। इसका चुनाव चिन्ह है वो हथौड़ा, हंसिया और क्या है? तारा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीताराम। तो इसके बारे में ये सीपीआई का स्थापना भी याद करना पड़ेगा। चुनाव चिन्ह भी ज्यादा नहीं देखे हैं हम, छत्तीसगढ़ से हैं तो, और इसका अध्यक्ष भी। तो ये जो सीपीआई के बारे में सब चीज याद रखना है क्योंकि ये अधिकांश व्यक्तियों को याद नहीं है। तो सीपीआई की स्थापना 1964, चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया एवं तारा, और अध्यक्ष कौन है? सीताराम। तो इसके बारे में सब चीज पढ़ना है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। तो ये यहाँ डेट को फोकस करोगे, 1980। इसका चुनाव चिन्ह तो सबको पता है, कमल जी, कमल का फूल। और अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में क्या याद रखोगे? तो इसका भी स्थापना को याद रखना है। 1984 में स्थापना हुआ है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है जी? हाथी। अध्यक्ष कौन है? मायावती। तो ये दोनों तो याद करना नहीं पड़ेगा, दिमाग में पहले से बैठ गया होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि किसको आपको याद करके रखना है। जैसे कि पुस्तक पढ़ रहे हो, एक पेज को पूरा पढ़ना है तो शुरू देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दूसरा ये सोचना है कि उसमें से किसको मुझे याद रखना है। सफल होने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबको सब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। समझ में आया? अब देखिए, चौथा जानना है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, इसका स्थापना जानना है 2009 में। इसका चुनाव चिन्ह भी जानना है क्या जी? पुस्तक। और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी जानना है क्या? कनराड संगमा। तो ये जो एनपीपी के बारे में पूरा चीज रटना होगा, पढ़ना होगा। एनपीपी का स्थापना 2009, और पुस्तक का नाम क्या है? ये चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। और इसके अध्यक्ष कौन है? कनराड संगमा। और ये ऐसी पार्टी है जो स्थानीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और यह पार्टी पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य से है जी? मेघालय। इसलिए इसको कब दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? 2019। 2009 में स्थापना, ये स्थापना है। स्थापना के 10 वर्ष के बाद ही इसको क्या दे दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और एक और नाम जानना है, आम आदमी पार्टी, जिसको हम आपके नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपके नाम से जानते हैं। इसका स्थापना हुआ है 2012 में। और इसके चुनाव चिन्ह की बात करूं तो चुनाव चिन्ह क्या है जी? झाड़ू। और अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल। वर्तमान में कहाँ है? जेल में, है ना। तो अरविंद केजरी के बारे में, अरविंद, ये आप आदमी पार्टी के बारे में क्या जानना है? वर्ष जानना है। अध्यक्ष सबको पता है, अरविंद केजरीवाल है।
चुनाव चिन्ह सबको पता है झाड़ू है। तो आपको देखो 2 पार्टी के बारे में पूरा जानना है। यदि यहाँ से कितना भी जटिल क्वेश्चन पूछे और आप चाह रहे हो कि आपका क्वेश्चन बने, तो सीपीआई के बारे में पूरा जानना है, एनपीपी के बारे में पूरा जानना है, कांग्रेस के बारे में केवल और केवल स्थापना, बाकी सब दिमाग आपके दिमाग में है, बीजेपी के बारे में स्थापना, बाकी चुनाव चिन्ह क्या है, अध्यक्ष कौन है, ये दिमाग में है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में अध्यक्ष मायावती, चुनाव चिन्ह हाथी, यहाँ भी आपको किसको फोकस करना है, यहाँ भी स्थापना को। एनपीपी के बारे में पूरा जानना है। आम आदमी पार्टी के बारे में तो ये दिमाग में है कि अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो यहाँ क्या फोकस करना है, स्थापना। तो मैंने चिन्ह लगा दिया है कि कहाँ किसको फोकस करना है। चलिए अगला पेज जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि देखो, अगला महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि लोकसभा में आरक्षित सीट कितना है। एक तो मैंने इसको पीपीटी को ऐसा बनाया हूँ, कंटेंट ऐसा व्यवस्थित किया है कि भारत का अलग से पता हो और छत्तीसगढ़ का अलग से। तो ये देखो, जनरल का भारत में 400 कितना है, 12। एससी के लिए कितना है, 84। और एसटी के लिए कितना है, 47। छत्तीसगढ़ में जनरल के लिए कितना है, 6। एससी के लिए कितना है, 1। और एसटी के लिए कितना है, 4। ये याद रखना है ना। तुलना करके जनरल के लिए भारत में 412, छत्तीसगढ़ में 6। एससी के लिए भारत में कितना है, 84 और छत्तीसगढ़ में कितना है, 1। एसटी के लिए भारत में कितना है, 47 और छत्तीसगढ़ में कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। समझ में आया। तो इनमें से एसटी छत्तीसगढ़ में 4 है, तो पूरे भारत में 4 से चालू होगा। 4 से क्या चालू हो रहा है, 47, 4, 7, ऐसा जैसा भी रिलेट करो याद करना होगा। चुनावी लोकसभा में सदस्यों की जमानत राशि क्या होती है। तो जमानत राशि वह राशि है जिसको उम्मीदवार को देना पड़ता है जी। वो जो फॉर्म डालता है रिटर्निंग अधिकारी के पास, उस समय राशि जमा करना होता है। यदि कुल मतों का 1/6 भाग, 6वां भाग, 1/6 भाग यदि वोट मिल गया तो जमानत राशि वापस होती है, नहीं तो जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, सरकार के कोषालय में जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि क्या है, तो सामान्य वर्ग के लिए और ये जो आरक्षित वर्ग के लिए हमेशा याद रख लेना, सामान्य जनरल का जितना होगा उसका आधा आरक्षित के लिए होगा। तो जनरल के लिए है 25,000, जनरल के लिए कितना है, 25। तो आरक्षित वर्गों के लिए 25,000 का आधा कितना जी, 12,500। ऐसे याद रख लोगे। देखो चुनाव खर्चा, तो बड़े राज्यों में कितना है, 95 लाख और छोटे राज्यों में कितने हैं, 75,000। तो ये केवल कहने मात्र की बात है। इतने बड़े लोकसभा के चुनाव में इतने धूमधाम से, इतने भव्य तरीके से, इतने खर्चीले चुनाव हो गए हैं कि हम सही बोल सकते हैं कि 95 लाख से कई गुना ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ना, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो और थोड़ा क्या है, एक्टिव होना पड़ेगा। समझ में आया। कई सीट ऐसे हैं जहाँ तो ये 75,000 के केवल दारू पिला दे रहे हैं। समझ में आया, ऐसा हो रहा है। तो आयोग को थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक ना। सुनो और आगे इधर ध्यान से सुनो। आयोग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आयोग की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ ना। सुनो इधर, चुनाव आचार संहिता। तो चुनाव आचार संहिता के बारे में ये जानना है, क्या है चुनाव। तो यहाँ पर आपको चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिसका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी एवं उसके उम्मीदवार को करना होता है, वही क्या है, चुनाव आचार संहिता। परिभाषा ऐसा याद रखना है, यहाँ पर हमें ये चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। ये जानना है कि चुनाव आचार संहिता कब लागू होता है। तो जिस दिन से निर्वाचन आयोग घोषणा करता है कि अमुक अमुक चुनाव अमुक अमुक चरणों में होगा, तो जब घोषणा करेगा उसी दिन से आचार संहिता क्या हो जाती है, लागू। और सबसे आपके लिए काम का ये जानकारी है,
वर्तमान आचार संहिता कब से लागू हुआ है? तो ये 16 अप्रैल से कब तक लागू होगा जी? 4 जून 2024। क्योंकि 16 अप्रैल को ही क्या हुआ था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये निर्वाचन आयोग वाले बताए थे कि 7 चरण में चुनाव होगा। अब ये कब तक लागू होगा? तो 4 जून तक लागू होगा। 4 जून तक क्यों लागू होगा? क्योंकि 4 जून को ही क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो ये डेट याद रखना है, 16 मार्च 2024 से 4 जून 2024। अब एक डेट और याद रखना है। एक डेट क्या याद रखोगे? 19 अप्रैल से कहां तक याद रखोगे? 1 जून। 19 अप्रैल से 1 जून तक क्या होंगे? चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल से चालू हुआ है, पहला चरण जी। और 7वां चरण अंतिम चुनाव होगा कब? 1 जून को। तो वो वाला आचार संहिता कब से कब तक लागू है? तो ये है 16 मार्च 2024 से 4 जून 2024। तो ये 4 जून को क्यों फेमस है? 4 जून को क्या आएगा? रिजल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के बारे में। ईवीएम का फुल फॉर्म नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत चर्चा में रहता है कि ईवीएम को हैक कर रहे हैं दुनियादारी। तो इसके बारे में हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। हमें हमारे काम का मतलब क्या है? तो 1981 में केरल के उपचुनाव में प्रथम बार ईवीएम का क्या किया गया था? प्रयोग। पहली बार भारत में किस राज्य में किया गया? केरल में। अब वो चुनाव कैसा था जी? उपचुनाव। चुनाव कैसा था? उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है बताना है कमेंट करके। किसको पता है उपचुनाव क्या होता है? क्या होता है? हाँ, और 6 महीने बाद मृत्यु होगा तो? हाँ, ठीक। कोई भी पद चुनाव संबंधित यदि कोई पद जैसे विधायक हो गया, सांसद, वो किसी भी कारण रद्द हो जाए, चाहे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, चाहे वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति बर्खास्त कर दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, और यदि समय 6 महीना से ज्यादा बचा है, तो उस सीट पर होने वाले चुनाव को ही क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। समझ में आया? उपचुनाव 1999 में गोवा के विधानसभा में पूर्णतः किया गया था। पहले केरल में जो 1981 में हुआ था ना, वो उपचुनाव में हुआ था। 1999 के जो गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था? पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग हुआ था। तो और पूछा जाए कि 2004 के लोकसभा चुनाव में व्यापक तौर पर, तो देखो उपचुनाव पूछा जाए तो 1981 केरल, विधानसभा चुनाव पूछा जाए 1999 गोवा, लोकसभा चुनाव पूछा जाए 2004 के। 2000 ईवीएम के बारे में इतना जानना है। आगे चलिए, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। परिसीमन आयोग के बारे में क्या पढ़ना है? तो परिसीमन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में है। किसमें है? 82 में है। देखिए, परिसीमन आयोग विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारित करती है। परिसीमन आयोग जो भी पिछला जनगणना हुआ रहता है, उसी के आधार पर ये जो कितने क्षेत्र होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कितना है? 11 है। छत्तीसगढ़ में कितना जी? 11। तो परिसीमन आयोग तय करेगा कि इस सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए कि कम किया जाए। कौन तय करता है? परिसीमन आयोग। सामान्यतः इसको ज्यादातर क्या करते हैं? बढ़ाते ही हैं, कम तो नहीं करते, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ती ही जा रही है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठित किया जा चुका है। ये सन याद रखना है। पहला 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया कि भारत में कितने सीट होना चाहिए, क्या है दुनियादारी, कौन कौन से क्षेत्र। दूसरा बार हुआ है 10 साल बाद 1962 में, और तीसरा बार हुआ है 1973 में, और चौथा बार हुआ है कब हुआ है? 2002 में। तो 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952, 1962, 1973 और 2002। अगला जल्द ही होने वाला है। देखो, परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती
नहीं दिया जा सकता। ये शक्तिशाली एक संस्था है। अब मान लो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के सीटों को बढ़ाकर 11 से बढ़ाकर 14 कर दिया जाए, तो आप लोग हल्ला करोगे या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इसको 14 नहीं बल्कि 22 किया जाए, 20 किया जाए, तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली संस्था है। इतना जानोगे। परिसीमन आयोग के कार्य के बारे में क्या क्या जानना है, सुनो। तो प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा व राज्य में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित करता है। जनगणना के बाद अब अलग अलग जिले बन रहे हैं, अलग अलग जिले, तो वो कोई सा भी लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, इसका निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। देखिए, परिसीमन आयोग के कार्य सरकार पर बाध्य कार्य होते हैं, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं। तो परिसीमन आयोग के जो कार्य है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं। आगे चलिए, आगे और बढ़ते हैं। सुनो इधर, अब इतना जो भी पढ़े हैं इसको आपको एक बार वीडियो घर में देखना है और आराम से लिखना है। इसका अगला पार्ट 4 जून को क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो 4 जून को क्या पढ़ेंगे? तो किन किन पार्टियों को कितना कितना सीट मिला उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप 4 तारीख को स्वेच्छा से अपडेट करोगे तो क्या अपडेट करोगे? सुनो, बीजेपी को कितना सीट मिला, कांग्रेस को कितना सीट मिला, प्रमुख जो पार्टियां हैं उनको कितना कितना सीट मिला उसको लिख लेना है। और लिखना है सबसे बड़ा जीत किस लोकसभा सीट में हुआ, किसने जीता है, सबसे कम जीत हार का अंतर सबसे कम कहाँ हुआ, ये लिख लेना है। उसके बाद तीसरा वीडियो बनाएंगे जब भारत सरकार के जो भी पार्टी का नया सरकार का गठन होगा तो मंत्रिमंडल गठन होगा, प्रधानमंत्री कौन बना, गृह मंत्री कौन बना, रक्षा मंत्री कौन बना, इसके बारे में। उसके बाद यह चैप्टर पूर्णतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, इतने को लिख लेना है और 4 तारीख को अपडेट कर लेना है, ठीक ना। और सबको जो वोट नहीं डाले हैं, जिनके क्षेत्र में 7 मई को चुनाव होना है, वे सभी के सभी अपने मतादान का क्या करें? प्रयोग करें। 7 मई को सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले काम करना है वोट डालना है। क्या डालना है? वोट डालना है। 7 मई को छोड़ो सारे काम, सबसे पहले करो मतदान। पहले खुद मतदान करना है और दूसरा अपने क्षेत्र के गांव के आसपास के जो लोग हैं जो मतदान करने नहीं जा रहे हैं उनको प्रेरित करना है कि जाओ मतदान करोगे, और जरूरत पड़े तो उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है। समझ में आया ना? इतना काम करके आप एक अच्छे सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। आज के लिए ये क्लास इतना ही। जय श्री राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।